हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम करण एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन वाली सीरीज में लेक्चर 2। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे सिपॉय म्यूटिनी एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटेन गवर्नमेंट को नए एक्ट्स लेके आने पड़े थे। क्राउन रूल यहाँ से कैसे स्टार्ट होता है एंड क्राउन रूल के अंडर कौन कौन से मेजर एक्ट्स आए जिनके आने के बाद से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कैसे इन एक्ट्स के कुछ कुछ फीचर्स को आज हमारे प्रेजेंट डे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, वो सब जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858। इस एक्ट में मेजर चेंजेस ये थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटली अबॉलिश कर दिया गया था एंड कंट्री इंडिया के ऊपर प्रॉपर रूल अब ब्रिटेन गवर्नमेंट करेगी यूके के पार्लियामेंट से। तो इस एक्ट में क्या मेजर चेंजेस लेके आए गए थे, इस एक्ट को बोला गया था एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस। सेकेंडली, अभी तक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट हुआ करती थी उस पोस्ट को रिमूव कर दिया था। उस पोस्ट को रिमूव करके अब पोस्ट लेके आ गए थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। एंड सेकंड मेजर चेंज आया था, जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट था उसे खत्म कर दिया था, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का था कि कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स एक अलग बोर्ड मैनेज करेगा एंड कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स अलग बोर्ड मैनेज करेगा। थर्ड जो मेजर चेंज लेके आया गया था वो था, नई पोस्ट बनाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। आज के प्रेजेंट टाइम पे जैसे हम देखते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, वैसे ही वॉइसरॉय को आप कहीं ना कहीं इन्फर कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट फॉर ऑफ दैट टाइम एंड सेकेंडली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एज अ प्राइम मिनिस्टर। लेटर ऑन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भी बनते थे वो मेंबर हुआ करते थे ब्रिटेन पार्लियामेंट के एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू ही उन्हें अपॉइंट किया जाता था। फोर्थ चेंज जो लेके आया गया था, एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि वो उन्हें असिस्ट करेंगे डे टू डे फंक्शन में कि इंडिया को गवर्न कैसे करना है, रूल कैसे करना है। तो उसके लिए 15 मेंबर की काउंसिल बना दी गई थी एंड इस काउंसिल के चेयरमैन कौन होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक्ट में मेजर चेंजेस यही थे कि कंपनी को रिमूव कर दिया गया था, इंडिया से अबॉलिश कर दिया था उसकी फंक्शनिंग इंडिया में एंड अब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे ब्रिटेन पार्लियामेंट रूल करेगा इंडिया के ऊपर। तो ये मेजर चेंजेस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ब्रिटेन गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया था कि अब इंडिया के ऊपर रूल करना है तो इंडियंस की मदद लेनी पड़ेगी, इंडियंस को भी अपने साथ बुलाना पड़ेगा कि ये हमें मदद करें। कुछ इंडियंस को चूज किया गया था, इसलिए जो 1861 का जो एक्ट आया उसमें मेजर चेंज क्या लेके आए गए थे। फर्स्टली, वॉइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज काउंसिल एंड फर्स्ट टाइम पे 1862 में फर्स्ट टाइम 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था वॉइसरॉय की काउंसिल में, जो थे हमारे राजा ऑफ बनारस, सेकेंडली महाराजा ऑफ पटियाला एंड थर्ड सर दिनकर राव। सेकंड जो चेंज लेके आया गया था, जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी डिसेंट्रलाइजेशन की उसे स्टार्ट कर दिया गया था एंड सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस जो स्टार्ट हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद से कि गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इनकी पावर लेके दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो अब वापस डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था एंड जो गवर्नर्स होंगे प्रेसिडेंसी के, जो रूल कर रहे हैं वहाँ के जो गवर्नर हैं, वो भी अपने एरिया में रूल करने के लिए खुद लॉ बना सकते हैं, मतलब जस्ट डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस। थर्ड जो मेजर चेंज लेके आया गया था कि कुछ नई टेरिटरी थी, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस थी, पंजाब की प्रोविंस थी, तो इनके लिए भी नई प्रोविंसेस एस्टेब्लिश की गई थी। पहले मेजर प्रोविंस कौन सी थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। अब कुछ नई प्रोविंसेस भी बनाई गई थी इन दीज रेस्पेक्टिव ईयर्स। फोर्थ मेजर चेंज लेके आया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम। आज जैसे हम प्रेजेंट डे में देखते हैं कि अपने फाइनेंस मिनिस्टर कोई और है, डिफेंस मिनिस्टर अलग हैं, अपने रेलवे मिनिस्टर अलग हैं, ये पोर्टफोलियोज की इस डिपार्टमेंट को, इस पोर्टफोलियो को एक इंडिविजुअल पर्सन मैनेज करेगा एंड वो रिपोर्ट करेंगे किसे, प्राइम मिनिस्टर को। वैसे ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर में पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया गया था कि अब एक एक इंडिविजुअल जो उनके काउंसिल के मेंबर हैं उन्हें सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाएगा एंड वो अपने डिपार्टमेंट के लिए खुद से डिसीजंस ले सकते हैं। तो पोर्टफोलियो के सिस्टम जो आज प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं वो आया था हमारा 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट से। नेक्स्ट मेजर चेंज था कि ऑर्डिनेंस की पावर जो आज हम देख रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं आर्टिकल 123 के अंडर एंड गवर्नर इशू करते हैं ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 213 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाली पावर फर्स्ट टाइम दी गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंडर में
अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए एक मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है एक ऑर्डिनेंस का। तो ऑर्डिनेंस की पावर यहाँ पे आई थी। ऑर्डिनेंस बेसिकली वो होते हैं कि जब लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर हमारी लोकसभा राज्यसभा अभी सेशन में नहीं है, तो सेशन के बिना भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फिर प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर लॉ। मैक्सिमम टाइम पीरियड था ऑर्डिनेंस का उस टाइम पे 6 मंथ्स। आज के प्रेजेंट डे पे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। थर्ड एक्ट आया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब इस एक्ट में क्या मतलब हो क्या रहा था, धीरे धीरे नए एक्ट्स लेके आए जा रहे थे कि एक फंक्शनिंग को बेटर वे में इम्प्रूव किया जा सके, कि अब कैसे रूल किया जाना चाहिए इंडिया पे एक बेटर तरीके से। तो इस एक्ट में मेजर चेंज लेके आया गया था कि एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्रीज कर दिए गए थे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट ऑफिशियल मेजोरिटी तो अभी भी ब्रिटिशर्स की ही थी। इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनाया जा रहा था और उनकी वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई थी। सेकेंडली, लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन इंक्रीज कर दिए गए थे कि जैसे अभी तक ब्रिटेन जब रूल कर रहा था तो इनकी जो भी प्रेसिडेंसी होंगी, एरिया होगा, ब्रिटिश इंडिया का जो एरिया था वहाँ पे जो भी बजट आएगा, जैसे आज के टाइम पे बजट आता है, तो उस टाइम पे बजट था वो बनता था यूके के पार्लियामेंट में, बट अब ये पावर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दी गई थी कि वो भी बजट को डिस्कस कर सकते हैं अपनी रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। थर्ड पॉइंट क्या आया था, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वॉइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे आज के टाइम पे लोकसभा में प्रेसिडेंट किसी कुछ मेंबर्स को, लिमिटेड मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने का प्रोविजन था कुछ टाइम पहले तक, जो कि अब रिमूव कर दिया गया है कि 2 एंग्लो इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा हमारी लोकसभा में। वैसे ही वाला प्रोविजन हमारा आया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। एंड स्टेट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कुछ लोगों को अपन नॉमिनेट किया जा सकता है। वो किसके थ्रू नॉमिनेट किया जाएगा? बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की, इनके थ्रू कुछ लोग को नॉमिनेट किया जाएगा रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नेक्स्ट देखते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट था जिसने गवर्नेंस में काफ़ी चेंजेस लेके आए थे इंडिया में। इसी एक्ट को बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो उस टाइम पीरियड के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे एंड लॉर्ड मिंटो वॉज देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इन दोनों के नाम से ही मिलके बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो इंडियन काउंसिल एक्ट को ही बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। इस एक्ट के मेजर फीचर्स क्या थे? इस एक्ट ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हुआ करती थी वॉइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसकी मेंबरशिप इंक्रीज कर दी गई थी। अभी तक 16 मेंबर्स हुआ करते थे बट अब हो गए थे 60 मेंबर्स। तो उन्हें नंबर इंक्रीज कर दिया था कि इतने बड़े एरिया को गवर्न करने के लिए हमें ज़्यादा लोग चाहिए। सेकेंड चेंज जो हम लेके आए थे, इट एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल्स, कि स्टेट लेवल पे जो प्रेसिडेंसीज हैं उनके फंक्शंस इंक्रीज कर दिए गए एंड सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। थर्ड था, फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसरॉय, कि वॉइसरॉय की जो काउंसिल होगी उसमें अब इंडियंस को भी इंक्लूड किया गया था। अभी तक था लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे उनकी काउंसिल में ही इंडियंस इंक्लूड होते थे, बट अब वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया था। फर्स्ट इंडियन सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा बने थे फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल and he was also the law member of that council. फोर्थ पॉइंट था, इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाय फॉर मुस्लिम्स। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का फीचर लेके आ गए थे इस वाले एक्ट में 1909 के, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को ही बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। इसके में होता क्या था कि अब मुस्लिम्स को अपॉइंट किया जाएगा बाय द मुस्लिम्स ओनली, कि मुस्लिम पर्सन के लिए वोट कौन करेगा? मुस्लिम पर्सन ही वोट करेंगे। तो ये वाला फीचर लेके आया गया था एंड इसी एक्ट के बाद से लीगलाइज कर दिया गया था कम्युनलिज्म को। आगे देखते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 10 साल के बाद फिर एक नेक्स्ट एक्ट आता है इंडिया की गवर्नेंस के लिए। इसी एक्ट को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्यों बोला जाता है? सेम एज मॉन्टेग्यू वाज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड सेकेंडली लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज अ वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, दैट द वेरी बेसिक रीजन। इस एक्ट के मेजर फीचर्स क्या थे?
It relaxed the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects. आज के प्रेजेंट डे पे जैसे हम देखते हैं यूनियन लिस्ट के कुछ मैटर्स हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट के मैटर पे स्टेट लॉ बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर पे स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। तो ये वाला फीचर आया था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स ऑथराइज कर दिए गए थे कि अब सेंट्रल सब्जेक्ट्स पे लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो यूनियन के हमारे सब्जेक्ट्स हैं शेड्यूल 7 में जो गिवन है, यूनियन सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब का फर्स्ट टाइम कब आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के थ्रू। सेकेंडली प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स भी जो थे, जो स्टेट के सब्जेक्ट देख सकते हैं आज के टाइम पे हम, उन्हें भी दो फीचर्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्टली ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या होते थे कि इसके ऊपर लॉ बनाएंगे गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड रिजर्व सब्जेक्ट पे लॉ बनाया जाएगा by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council। तो एक सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, वेयरएज ट्रांसफर सब्जेक्ट के लिए गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी एक्ट के कुछ और फीचर्स थे। फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म लेके आया गया था एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। अब बाइकैमरलिज्म क्या होता है, डुअल स्टेट। फर्स्टली जैसे लोकसभा एंड राज्यसभा आज हम देखते हैं कि 2 हाउसेस, वैसे ही फर्स्ट टाइम ये लेके आया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, जहाँ पे अपर हाउस को बोला जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस एज लेजिस्लेटिव असेंबली, आज के टाइम पे लोकसभा। नेक्स्ट फीचर था इट रिक्वायर्ड दैट 3 ऑफ द 6 मेंबर्स, वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 6 मेंबर्स होते थे, तो अब 6 में से 3 मेंबर्स होंगे इंडियंस। नेक्स्ट फीचर था इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अभी हमने देखा कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, बट इस एक्ट में इसे इंक्रीज कर दिया गया था, प्रोवाइड कर दिया गया था सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए एंड यूरोपियंस के लिए, कि अब ये पर्सनस अपने रिप्रेजेंटेटिव को ही चूज करेंगे खुद ही वोट करके, कि सिख मेंबर इन्हें लेके जाना है लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो उसके लिए सिख्स ही वोट करेंगे। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस। फ्रेंचाइजी क्या, वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स पहले आज के टाइम पे सबके पास नहीं होते थे, जैसे आज सभी के पास वोटिंग राइट्स हैं कि हर 18+ इंसान वोट कर सकता है, बट उस टाइम पे वोटिंग राइट्स सिर्फ उनके पास होते थे जिसे ब्रिटिश काउंसिल अलाउ करती थी, जिनका ज़्यादा प्रॉपर्टी है या जो टैक्स पे करते हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं। नेक्स्ट फीचर था इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे आज पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे IAS IPS वेरियस पोस्ट के लिए UPSC का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो फर्स्ट टाइम पे इसके लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में बनाया गया था 1926 में टू रिक्रूट सिविल सर्वेंट्स फॉर इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट था इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट्स। कि सेंट्रल बजट आज के टाइम देखते हैं कि MP UP राजस्थान वेरियस स्टेट्स अपना खुद का बजट अपने अपने लेजिस्लेटिव हाउस में असेंबली में इंट्रोड्यूस करते हैं और सेंटर का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है। वैसे इस फीचर को पहले फर्स्ट टाइम अलाउ किया गया था इस एक्ट के थ्रू, जहाँ पे प्रोविंसेस अपना बजट खुद लेके आएंगे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट UK पार्लियामेंट से आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को स्टडी करने के लिए और क्या वेरियस चेंजेस चाहिए इस एक्ट के लिए कमीशन अपॉइंट किया गया था, जो कमीशन रिपोर्ट करेगा कि फंक्शनिंग कैसी है और क्या क्या चेंजेस लेके आने चाहिए। तो साइमन कमीशन अपॉइंट कर दिया गया था 1927 में, 2 साल पहले की 10 साल का टाइम पीरियड दिया गया था कि हर 10 साल में चेंजेस करेंगे, बट इस टाइम 2 साल पहले लेके आ गए थे। साइमन कमीशन को इंडिया में अपोज इसलिए किया गया था कि इन्होंने इंडिया की फंक्शनिंग, इंडिया की गवर्नेंस के लिए इनने कमीशन बनाया, बट जिस कमीशन के सारे मेंबर्स ही ब्रिटिशर्स थे, इसलिए इस साइमन कमीशन को अपोज किया गया था इंडियंस के द्वारा। कमीशन ने फाइनली अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की 1930 में एंड इन्हें काफ़ी रिकमेंडेशंस दिए थे। फर्स्टली अबॉलिशन ऑफ डायरार्की, एक्सटेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस एंड इलेक्टोरेट एंड सो ऑन। तो वेरियस फीचर्स लेके आए थे कि ये चेंजेस आने चाहिए हमारे नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो ये वाइट पेपर था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का, बट इस एक्ट को कमीशन को तो इंडियंस ने पूरी तरीके से अपोज ही कर दिया था। तो इसी कमीशन को रिवाइव करने के लिए, इनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कराने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करी थी, जिनके थ्रू धीरे धीरे नेगोशिएट किया इंडियंस के साथ में। 3 पार्टीज थी नेगोशिएशन में, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के, इनके थ्रू की नेगोशिएट करके कि जो जो चेंजेस लेके आने हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए गए, एंड फिर सारे चेंजेस को लेके आया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। क्या मेजर चेंजेस आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, एंड कैसे इस एक्ट ने इन्फ्लुएंस किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कि आज प्रेजेंट डे में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेजर पोर्शंस लिए गए थे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, इसलिए हम ये समझेंगे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे हम पढ़ रहे हैं। चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।